जैसे कि हम सब जानते हैं, दुनिया तेजी से बदल रहा है। 21वीं सदी में दुनिया ने पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल लैंडस्केप में कई चेंजेस देखे हैं। कुछ देश इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में उभरे हैं, जबकि कुछ देश ने लड़ाई जारी रखी है। एक ऐसा फ्यूचर को इमेजिन कीजिए जहां आने वाले कुछ सालों में कंट्रीज की बॉर्डर बदल जाएंगी और हमें नक्शे पर नए देश देखने को मिलेंगे। दुनिया भर में कई रीजन्स आज़ादी के लिए एक अपना देश बनाने के लिए आज भी लड़ रहे हैं। तो कौन से है वो रीजन्स जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। ताइवान की सिचुएशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इशू है। एक इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए, एक सेल्फ डिपेंडेबल कंट्री के लिए अपनी सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्मी, डेवलपमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये सब मौजूद है ताइवान में, बावजूद इसके कि ताइवान अभी तक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बना है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे कि ताइवान अभी तक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बना है? ये जानने के लिए एक बार ताइवान की हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं ताकि चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सके। 1683 में चीन के किंग डायनेस्टी के शियांग शेंग ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को ताइवान से बाहर निकाला और अपने कंट्रोल में लिया। 1683 से 1895 तक चाइना ने ताइवान पर राज किया। फिर 1895 में जापान चाइना वॉर के बाद जापान ने ताइवान पर कब्जा किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने ताइवान को चाइना के हवाले वापस कर दिया। पोस्टडैम डिक्लेरेशन के अनुसार जापान ने ताइवान, पेंगू जैसे और भी आइलैंड्स को चाइना के हवाले कर दिया था। अब तक ताइवान गुलामी का जुल्म सह रहा था, लेकिन एक इंसिडेंट ने लोगों में आज़ादी की विचारधारा को जन्म दिया। 1949 चीन सरकार ने ताइवान में सिगरेट पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। कुछ लोग बिना टैक्स भरे सिगरेट को ब्लैक मार्केट से लाकर बेचते थे। एक ऐसे ही महिला को चीनी ऑफिशियल ने पकड़ा और उसे पिटाई कर दिया, जिसके बाद लोगों में गुस्सा भर गया था। एंटी गवर्नमेंट के नारे लगे। यहाँ से शुरू हुई चिंगारी एक भीषण आग में बदल गया। इस इंसिडेंट को T28 मैसकर के नाम से जाना जाता है। इस इंसिडेंट में एस्टिमेट डेथ लगभग 18,000 से 28,000 तक है। इस इंसिडेंट को ताइवान की मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट में से एक माना जाता है और ये ताइवान की इंडिपेंडेंट मूवमेंट के लिए इंस्पिरेशन था। 1949 में चाइना में सिविल वॉर शुरू था, जिसके बाद चाइना में दो अलग अलग सरकारें बनी। रिपब्लिक ऑफ चाइना नेशनलिस्ट था और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कम्युनिस्ट था, जिसमें रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी मेनलैंड में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से हार कर ताइवान में अपना सरकार बनाया। नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ने ताइवान को इंडिपेंडेंट माना, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी पर काम किया, लेकिन वन चाइना पॉलिसी के अनुसार चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को अलग एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि पूरी दुनिया में बस एक चाइना है और कम्युनिस्ट पार्टी उसका एकमात्र रिप्रेजेंटेशन करता है और इस पॉलिसी के अनुसार ताइवान चाइना का हिस्सा माना जाता है, जिसके वजह से इंटरनेशनल लेवल पर ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री होने की मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन ताइवान फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। आने वाले कुछ सालों में ताइवान विकसित होगा। ताइवान अपनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहचान हासिल कर चुका है। प्रेजेंट में ताइवान को कई कंट्रीज ने एक इंडिपेंडेंट कंट्री होने की मान्यता दिया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेशन के सपोर्ट से बदलाव की पॉसिबिलिटी बढ़ा है। ताइवान स्टेट जियोपॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जो एशिया पैसिफिक रीजन्स की मोबिलिटी को बदलने की ताकत रखता है। कुर्दिस्तान एक ऐसा रीजन्स है जहां कुर्द लोगों की बहुमत है और उनका एक अलग कल्चर, भाषा और पहचान है। कुर्दिस्तान इनफॉर्मल ज्योग्राफिकल एरिया है जो मेनली कुर्द जाति के लोगों द्वारा बसाया गया है। कुर्दिस्तान ये रीजन्स जो है ये 4 देशों में फैला हुआ है, तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया में। कुर्दिस्तान ये जो रीजन्स है इसको कोई ऑफिशियल पॉलिटिकल मान्यता नहीं है, लेकिन यहाँ के कम्युनिटी अपने लिए एक अलग इंडिपेंडेंट देश की मांग कर रहे हैं। कुर्दों ने एक स्ट्रॉन्ग और परमानेंट सॉल्यूशन की मांग की है कुर्दिस्तान की स्थापना के लिए। इस मांग ने रीजन्स के अंदर और बाहर दोनों जगह पे एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल डायनामिक को जन्म दिया है। आपको बता दूं कि कुर्दिस्तान के पास अपनी एक सरकार है जिसे कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट KRG कहा जाता है। इनके अपनी मंत्रिमंडल और आर्मी भी है। नेची रवान बरजानी कुर्दिस्तान के अभी प्रेसिडेंट है। ये जो मैंने अभी तक बताया कि कुर्दिस्तान के पास अपनी सरकार, मंत्रिमंडल और आर्मी है, ये तो एक देश के लिए जरूरी है ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ की पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। कुर्दिश लोग जो इन चारों देशों में फैला हुआ है। हाल ही में 2017 में एक फ्रीडम रेफरेंडम कंडक्ट कराया गया था
जिसमें 92.73% लोगों ने इंडिपेंडेंट के फेवर में वोट दिया था। ये रेफरेंडम कुर्दिश लोगों की इच्छा को दर्शाता है कि वो अपने लिए एक अलग देश चाहते हैं। लेकिन कुर्दिस्तान ये जो रीजन्स है जिन देशों में फैला हुआ है, उन देशों ने इसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया। ये वही देश है इराक, तुर्की, ईरान और सीरिया। फ्रीडम रेफरेंडम कुर्दिस्तान से पहले 2011 में सूडान में कंडक्ट कराया गया था, जिसमें नॉर्थ सूडान के लोगों ने सूडान से अलग होकर एक नया देश बनाने के फेवर में वोट दिया था, जिसके वजह से नॉर्थ सूडान एक यंगेस्ट नया देश बना। कुर्दिस्तान के लोगों ने अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार पाने के लिए कई विद्रोह और आंदोलन किए हैं। कुर्दिस्तान ये जो रीजन्स है, यहाँ सब कुछ मौजूद है जो एक देश के पास होना चाहिए अपने आप को डेवलप करने के लिए। कुर्दिस्तान रीजन्स में बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे ऑयल, गैस, मिनरल्स। कुर्दिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर कई देश मान्यता देते हैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री का। इनमें से सबसे पहले इजराइल खड़ा होता है, फिर रूस, फ्रांस, इंडिया, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जैसे देश कुर्दिस्तान को एक देश होने का मान्यता देते हैं। रीजन्स और इंटरनेशनल स्टेज पर कुर्दिस्तान का फ्यूचर एक ऐसा टॉपिक है जो मिडल ईस्ट की मोबिलिटी को शेप देते रहा है और ग्लोबल इंपॉर्टेंस का मुद्दा बना हुआ है। इस वीडियो के बीच में मेरे पास कोई एड्स या कुछ भी देने के लिए नहीं है, लेकिन मैं बस आपसे एक लाइक मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इससे पता चलता है कि आप लोग ऐसे वीडियो को एंजॉय करते हो और मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्पेन में बसा कैटेलोनिया, जिसका पॉपुलेशन 7.5 मिलियन है। यहाँ पिछले कुछ सालों में इंडिपेंडेंट की मांग बढ़ गई है। आपको पहले बता दूं कि कैटेलोनिया स्पेन का कोई स्टेट या प्रोविंस नहीं है, बल्कि एक ऑटोनोमस कम्युनिटी और एक हिस्टोरिक रीजन्स है। ऑटोनोमस कम्युनिटी का मतलब है कि एक देश का एक हिस्सा है जो अपने आप में कुछ फैसले कर सकता है, कुछ फैसले पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं। जैसे कि स्पेन में कुछ ऑटोनोमस कम्युनिटी है जिन्हें अपना लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन प्रमोट करने का अधिकार है, लेकिन स्पेन की कॉन्स्टिट्यूशन और फॉरेन पॉलिसी उन पर लागू होता है। इस तरह से कैटेलोनिया भी एक ऑटोनोमस कम्युनिटी है जो स्पेन से अलग होना चाहता है। अपनी लैंग्वेज, ट्रेडिशन और हिस्ट्री जिसने इंडिपेंडेंस की इच्छा को बढ़ा दिया है। स्पेशली जनता के सपोर्ट को मापने के लिए 2017 में फ्रीडम रेफरेंडम कराया गया था, जिसमें 90% लोगों ने इंडिपेंडेंट के फेवर में वोट दिया था। लेकिन स्पेन की गवर्नमेंट ने इस रेफरेंडम को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, जिसके वजह से स्पेन और कैटेलोनिया के बीच में तनाव बढ़ा, जिसके बाद कई प्रोटेस्ट और क्लैशेस हुए। कैटेलोनिया में लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करने का अधिकार है, जो कि स्पेन की सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लैश करता है। पोटेंशियल देश के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और टूरिज्म, मजबूत इकोनॉमी, इंडिपेंडेंट होने का पॉसिबिलिटी रखता है। कैटेलोनिया एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रीजन है, फिर भी इंडिपेंडेंट होने का रास्ता लीगल, पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस से भरा है। कैटेलोनिया फ्रीडम मूवमेंट ने स्पेन के अंदर कैटेलोनिया के फ्यूचर के बारे में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे डिबेट छेड़ दिया है, और ये मुद्दा स्पेनिश और यूरोपीय पॉलिटिक्स का एक उभरता हुआ पहलू बना हुआ है। सोमालीलैंड अफ्रीका के हॉर्न में बसा एक सेल्फ डिक्लेयर इंडिपेंडेंट रीजन है, लेकिन इसे इंटरनेशनल लेवल पर सोमालिया का हिस्सा माना जाता है। इसकी बॉर्डर साउथ वेस्ट में इथियोपिया, वेस्ट में जिबूती और ईस्ट में सोमालिया से मिलता है। 1991 में सोमालीलैंड ने सोमालिया से अलग होकर आज़ादी की घोषणा किया था, लेकिन अभी तक इसे किसी भी देश ने एक देश होने की मान्यता नहीं दिया है। सोमालीलैंड के लोग अपने स्टेट को फॉर्मर एम्पेरियल के रूप में देखते हैं, जो ब्रिटेन के अंडर में था। 1960 में इटलावी सोमालीलैंड के साथ मिलकर एक नया देश बना, जिसे सोमालिया के नाम से जाना जाता है। सोमालीलैंड के लोग इस इंटीग्रेशन से सेटिस्फाई नहीं थे, जिसके वजह से 1991 में सोमालिया से अलग हो गया। सोमालीलैंड के लोग अपने स्टेट को ब्रिटिश सोमालीलैंड का उत्तराधिकारी मानते हैं, जो उनके लिए एक अलग आइडेंटिटी और हिस्ट्री का पहचान है। सोमालीलैंड के पास अपना गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और आर्मी है। यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और मूसे भी यहाँ का प्रेसिडेंट है। ये सब होने के बावजूद भी सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री होने की मान्यता नहीं है। इसका रीज़न है कि सोमालिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन इसे एक अखंड और फेडरल स्टेट के रूप में डिफाइन करता है। सोमालीलैंड के लोग अपने रीजन्स को पीसफुल, डेमोक्रेटिक और एक डेवलपिंग कंट्री मानते हैं, जो सोमालिया के बाकी हिस्सों से अलग है। सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा पाने के लिए यूनाइटेड नेशन, अफ्रीकन यूनियन और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी से मान्यता की ज़रूरत है, जो अभी तक नहीं मिला है। सोमालीलैंड ने सोमालिया से अलग होने के लिए सोमालीलैंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा था,
जिसमें करीब 2 लाख लोग मारे गए थे और ये वॉर 1981 से 1991 तक चला था। सोमालिया की चौटिक सिचुएशन के अपोजिट अपने लोगों को पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करना रीजन्स पीस और सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक रेयर एग्जाम्पल है। इसकी मान्यता की इच्छा इसके लोगों की एस्पिरेशन और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक स्पेसिफिक प्रेजेंस की जरूरत को दर्शाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी सोमालीलैंड के दर्जा को मान्यता देने के लिए कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहा है। इस रीजन की सिचुएशन आने वाले कुछ सालों में एडवांस हो सकता है। ये सच है कि दुनिया तेजी से बदल रहा है, आत्मनिर्णय की इच्छा मजबूत है और ताइवान, कैटलोनिया, सोमालीलैंड, कुर्दिस्तान जैसे रीजन्स अगले 10 सालों में अपनी डेस्टिनी को आकार देने के लिए तैयार है। अगर मुझसे कोई रीजन्स या स्टेट छूट गए हो जो अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।